हेलो फ्रेंड्स, तो हमने 30 तक पढ़ लिए थे। आज हमारा टॉपिक यहाँ से पढ़ेंगे 31 से। पोस्ट रोटेटरी निस्टिग्मस इज काज्ड बाय। अब पोस्ट रोटेटरी निस्टिग्मस क्या होता है? पोस्ट मीन्स आफ्टर, रोटेटरी मीन्स रोटेशन के बाद। तो एक बंदा जब रोटेट करता है उसके बाद अगर निस्टिग्मस होगा, निस्टिग्मस आपको पता होगा एक नॉर्मल रिपीटेटिव आई मूवमेंट्स होते हैं, तो उसको कहते हैं निस्टिग्मस। तो इसकी काज क्या है वो पूछ रहे हैं। एंडोलिम्फ इन सेमी सर्कुलर केनाल्स, एक्वस फ्लो, इंसिलियरी बॉडी, ब्रेन ट्रामा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्लॉकेज ऑफ स्टाचियन ट्यूब। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो यही है, एंडोलिम्फ इन सेमी सर्कुलर केनाल्स, क्योंकि इसका फंक्शन होता है, सेमी सर्कुलर केनाल्स का काम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। और उसके अंदर एंडोलिम्फ होता है, उसकी मूवमेंट हो रही होती है रोटेशन के दौरान। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हमारा जब रोटेट भी कर रहे हो तब भी हमारा विजुअल फील्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। लेकिन क्या होता है, जिस बंदे में हमारे पास कोई डिजीज़ हो इनर एयर की, तो उसमें हमारे पास निस्टिग्मस हो सकती है रोटेशन के बाद, और उसकी काज क्या होती है? एंडोलिम्फ इन सेमी सर्कुलर केनाल, उसकी वजह से। फिर है अ पेशेंट विद बायलैटरल विजन लॉस। एक पेशेंट है जिसकी दोनों हमारे पास आई की विजन लॉस हो गई है, एंड रेज्ड प्रोलैक्टिन लेवल, और उसका प्रोलैक्टिन लेवल भी रेज हो गया है। आप देखिए यहाँ से आपको क्लू मिल गई होगी कि उसके दोनों आई की विजन लॉस हुई है, इसका मतलब दोनों ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहे हैं। और साथ में क्या है? रेज्ड प्रोलैक्टिन लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल भी रेज हुआ है। अब प्रोलैक्टिन कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था? एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में मतलब क्या है? एडिनोमा बन रहा है, और उसकी ग्रोथ एंटीरियरली जब होती है या सुपीरियरली। एंटीरियरली अगर होगी तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होंगे, सुपीरियरली अगर होगी तो क्या? ऑप्टिक कियाज्मा डैमेज होगा। एंड होमोनाइमस हेमिइनोपिया ड्यू टू लीजन ऑफ। तो ये तो इसने वैसे एमसीक्यू से गलत लिखा हुआ है। अगर बायलैटरल कंप्लीट विजन लॉस है तो फिर उसमें होमोनाइमस हेमिइनोपिया की बात नहीं आ सकती। अगर बायलैटरल हेमिइनोपिया है तो फिर उसमें ठीक है, होमोनाइमस या हेट्रोनाइमस आ सकता है। हेमिइनोपिया का मतलब होता है हाफ, मतलब ये राइट आई है, राइट आई का भी हमारे पास हाफ विजन लॉस हुआ है, हाफ ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने लिखा है बायलैटरल विजन लॉस, इसका मतलब पूरा आई, दोनों आई दोनों ब्लाइंड हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा इन्होंने वो कर दिया है। लेकिन क्या है, यहाँ पर असल में वो मांग रहे हैं कि कंसेप्ट्स देखना चाहते हैं हमारे। तो असल में क्या है, यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी में एडिनोमा हो रहा है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जब आगे फॉरवर्ड उसमें एडिनोमा फॉरवर्ड ग्रोथ करेगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होंगे, तो बायलैटरल विजन लॉस होगा। और वो एडिनोमा हमारे पास प्रोड्यूस का क्या कर रहा होता है? प्रोलैक्टिन। इस वजह से प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो गया है, तो इसमें आंसर है एंटीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, कैट इज़ डीनर्वेटेड एट मिड कॉलिकुलर लेवल, व्हाट विल हैपन? अब कॉलिकुलस आपने पढ़े होंगे, मिड ब्रेन में हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस होता है और इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है। अब जो हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस होता है उसके मिड पे, अब ये देख के मैं आपको डायग्राम में बना के देता हूँ। जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन है उसको हम नाम दे रहे होते हैं, ये फॉर एग्जांपल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन में यहाँ पर हमारे पास इस तरह से सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, यहाँ पर नीचे इन्फीरियर कॉलिकुलस। अब ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस है इसका जो मीडियल पार्ट है, इस हिस्से में, अगर इस हिस्से में हमारे पास यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो इस लेवल पे, मिड कॉलिकुलर लेवल पे अगर डैमेज होंगे तो फिर क्या होगा? डी सेरिब्रेट रिजिडिटी होगी। एट मिड कॉलिकुलर लेवल अगर हमारे पास होगा तो फिर क्या होता है? डी सेरिब्रेट रिजिडिटी होती है। डी सेरिब्रेट रिजिडिटी हमारे पास क्या होता है? उसका मतलब होता है एक्सटेंसर टोन तमाम 4 लिम्स का इंक्रीज हो गया है। तो अगर ऑप्शन में हमारे पास होगा डी सेरिब्रेट रिजिडिटी भी होगा, और अगर ये ऑप्शन भी दिया हो इंक्रीज एक्सटेंसर टोन इन ऑल 4 लिम्स, तो आपने क्या है, क्योंकि ये टर्म स्पेसिफिक इसी के लिए है तो इसको आपने करेक्ट करना है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आपने इंक्रीज एक्सटेंसर टोन इन ऑल 4 लिम्स, वैसे हैं दोनों सेम चीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हमारे पास होगी बिलो सुपीरियर कॉलिकुलस, अगर हमारे पास डैमेज होंगे फाइबर्स, मतलब ये सुपीरियर कॉलिकुलस जो था इस एरिया को टेक्टोम कह रहे थे, ठीक है, जिसमें सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस है। अब ये सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल से नीचे, मतलब यहाँ पे या इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे, यहाँ पर अगर ये फाइबर आके डैमेज हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है? डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी। डीकॉर्टिकेट का मतलब ये होता है कि उसमें जो होते हैं तमाम हमारे पास लिम्स क्या होते हैं? फ्लेक्स्ड हुए पड़े होते हैं। तो डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी में क्या होता है? इंक्रीज फ्लेक्सर टोन होता है अपर लिम्स में, स्पेशली अपर लिम्स में, लोअर लिम्स में नहीं होता। तो ये आपने याद रखने हैं। फिर है क्लाइंबिंग फाइबर्स पर कंजी एराइजिस फ्राम। अब जो क्लाइंबिंग फाइबर्स होते हैं वो सेरिबेलम से निकल रहे होते हैं, लेकिन सेरिबेलम के भी सेरिबेलम के पास जा रहे होते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स।
तो वो हमारे पास क्या है, इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस, डार्सल न्यूक्लियस, इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस। ये ओलाइवेटरी नहीं है, ओलाइवरी न्यूक्लियस। ये इन्फीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं हमारे पास मेडुला में। ओलिव पिरामिड होता है, साइडों पे ओलिव होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। तो वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और जाते किसके पास हैं, सेरिबेलम के पास। सेरिबेलम के अंदर परकंजी सेल्स होते हैं ना। फिर है मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ, ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, जो कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में डैमेज हो रहा था एट द टेम्पोरल एरिया पे। अच्छा, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ओल्फैक्टरी आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, मैंडिबुलर आर्टरी, तो ये है मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच। फिर है मेल हेड आरटीए विद इंजरी टू occipital रीजन एंड हैज़ होमोनाइमस हेमियोनोपिया विच स्ट्रक्चर इज डैमेज। अगर आरटीए हुआ है मेल को, उसके बैक पे, हेड का जो बैक होता है occipital रीजन होता है, वहाँ पर हमारे पास ब्लो लगी है, इंजरी हुई है, तो उसको अभी हो गया है होमोनाइमस हेमियोनोपिया। तो कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। अब होमोनाइमस हेमियोनोपिया मैंने कहा था आपको किस में होता है, या तो ऑप्टिक ट्रैक में अगर डैमेज होगा तो होमोनाइमस हेमियोनोपिया होता है, या फिर ऑप्टिक रेडिएशन में। होमोनाइमस हेमियोनोपिया मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये फॉर एग्जांपल राइट आई है, ये लेफ्ट आई है। अब राइट आई का भी हमारे पास एक लेटरल या टेम्पोरल फील्ड होता है, ये लेटरल या टेम्पोरल फील्ड है, ठीक है। इसको टेम्पोरल फील्ड भी कहते हैं और इसको नेज़ल फील्ड कहते हैं। सेम इसी तरह लेफ्ट आई का हमारे पास जो फील्ड होगा उसका ये नेज़ल फील्ड हो गया और ये हमारे पास टेम्पोरल फील्ड। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, इनको राइट एंड लेफ़्ट फील्ड भी कहते हैं। अब लेफ़्ट आई का जो फील्ड है उसका जो टेम्पोरल है ये लेफ़्ट साइड पे है या नहीं, इस वजह से इसको हम लोग लेफ़्ट फील्ड कह रहे हैं, लेफ़्ट फील्ड ऑफ लेफ़्ट आई। और ये जो नेज़ल फील्ड है तो लेफ़्ट आई का, लेकिन लेफ़्ट आई का लेफ़्ट आई का तो है, लेकिन लेफ़्ट आई का कौन सा फील्ड है, राइट फील्ड है। तो लेफ़्ट आई का जो फील्ड है उसको भी हमने लेफ़्ट फील्ड और राइट फील्ड में डिवाइड किया हुआ है। सेम इसी तरह जो राइट आई की फील्ड है उसको टेम्पोरल नेज़ल फील्ड के साथ साथ इसी तरह राइट एंड लेफ़्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला इसका हिस्सा राइट पे है या नहीं, तो ये राइट फील्ड हो गया राइट आई का, और ये नेज़ल फील्ड उसका लेफ़्ट फील्ड हो गया। अब होमोनाइमस हेमियोनोपिया मैंने आपको बताया था कि दोनों आइज़ की अगर सेम फील्ड का मतलब टेम्पोरल और नेज़ल के फॉर्म में नहीं, टर्म्स में नहीं, बल्कि राइट एंड लेफ़्ट फील्ड के टर्म में अगर सेम फील्ड लॉस होगा तो उसको हम लोग होमोनाइमस हेमियोनोपिया कहते हैं। अब अगर हमारे पास लेफ़्ट आई का ये वाला फील्ड नेज़ल, जिसको हम लोग राइट फील्ड कह रहे हैं, तो लेफ़्ट आई का भी राइट फील्ड और राइट आई का भी राइट फील्ड, ठीक है। तो मतलब राइट का टेम्पोरल हो गया या राइट फील्ड हो गया, लेफ़्ट का हमारे पास राइट फील्ड या नेज़ल। तो दोनों की राइट फील्ड जब लॉस होगी, मतलब ये नेज़ल इसका और इसका टेम्पोरल, तो उसको फिर हम नाम दे रहे होते हैं होमोनाइमस हेमियोनोपिया। अब दोनों की राइट फील्ड लॉस हो रही है तो इसको हम लोग का नाम देंगे राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। लेकिन अगर दोनों की हमारे पास लेफ़्ट, ये इसका लेफ़्ट है और ये इसका लेफ़्ट है, तो दोनों आइज़ की अगर लेफ़्ट फील्ड लॉस हो रही है तो उसको हम नाम देंगे लेफ़्ट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। लेकिन अगर एक का हमारे पास राइट फील्ड, एक आई का दूसरे का लेफ़्ट फील्ड लॉस हो रहा हो तो उसको हेटेरोनाइमस हेमियोनोपिया कहते हैं। तो ये मैंने आपको लेक्चर में, पिछले लेक्चर में विजुअल पाथवेज में डिटेल से समझाया है, वहाँ से मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख लेना, फिर आपको ठीक से समझ आएगा। तो ये होमोनाइमस हेमियोनोपिया क्या है, या तो ऑप्टिक ट्रैक जब डैमेज हो रहे थे उसमें हो रहा था, अगर लेफ़्ट ऑप्टिक ट्रैक जब डैमेज था तो उसमें क्या हो रहा था, राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया, ठीक है, होमोनाइमस हेमियोनोपिया। और जब राइट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होगा तो उसमें क्या होता है, लेफ़्ट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। इसी तरह ऑप्टिक रेडिएशन, जो राइट वाले ऑप्टिक रेडिएशन अगर हमारे पास डैमेज होंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। अगर लेफ़्ट ऑप्टिक रेडिएशन डैमेज होंगे तो उसमें राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ऑप्टिक रेडिएशन या फिर ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होंगे तो होमोनाइमस हेमियोनोपिया होता है। लेकिन अगर ऑप्टिक क्याज़मा डैमेज हो रहा था तो उसमें बाइटेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमियोनोपिया हो रहा था। और अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रहा था तो उसमें कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो रही थी। तो ये आपने याद रखने हैं। तो ये लेक्चर का वो मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी देख लेना, आपको डिटेल से फिर समझ आ जाएगी। तो उसका ऑक्सीपिटल रीजन वो हुआ है, ऑक्सीपिटल रीजन में जाहिर सी बात है वहाँ पर हमारे पास अभी ऑप्टिक ट्रैक तो नहीं होगा, ऑप्टिक रेडिएशन ही होंगे ना। और होमोनाइमस हेमियोनोपिया हमें पता है वो ऑप्टिक रेडिएशन या ऑप्टिक ट्रैक में होता है। तो ऑप्टिक ट्रैक डैमेज नहीं हुआ है क्योंकि ऑप्टिक ट्रैक तो आगे होता है, तो ऑप्टिक रेडिएशन डैमेज हुए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्टिक रेडिएशन। फिर अगला है हमारे पास
पेशेंट हैज़ लास्ट फाइन टच वाइब्रेशंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, वेयर इज़ द लीजन। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि ये जो सेंसेशन है फाइन टच का, वाइब्रेशन का, प्रोप्रियोसेप्शन का और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का, ये सारे कौन कैरी कर रहा होता है? डॉर्सल कॉलम, मीडियल मेनिस्कस सिस्टम, जिसको हम लोग पोस्टीरियर कॉलम भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर ये है। फाइन टच हो गया, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन कैरीड बाय डॉर्सल कॉलम, मीडियल मेनिस्कस सिस्टम या पोस्टीरियर वाइट कॉलम। वाइट कॉलम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वाइट फाइबर्स, वाइट ट्रैक्स हैं, ये असेंडिंग ट्रैक्स हैं, मतलब सारे फाइबर्स हैं इसमें, माइलिनेटेड एक्सॉन्स हैं इसमें। ग्रेसिलस फॉर लोअर लिम्स है और क्यूनियटस फॉर अपर लिम्ब। ये भी आपको समझाया था कि लोअर लिम्स से जो हमारे पास क्या है, सेंसेशन को कैरी करेंगे डॉर्सल कॉलम वाले। डॉर्सल कॉलम के, ठीक है, डॉर्सल कॉलम में 2 फेसिकुलस बन रहे थे, एक लोअर लिम्ब से जो ला रहे थे उनको हम कह रहे थे फेसिकुलस ग्रेसिलस, और एक हमारे पास अपर लिम्ब से ला रहे थे उनको हम कह रहे थे फेसिकुलस क्यूनियटस। ये भी आपको मैंने इस तरह से देखें, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये डॉर्सल हार्न है, ये हमारे पास एंटीरियर हार्न है, और ये हमारे पास समझे C7 का लेवल है, या समझे C10 का, C8 का लेवल है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे मैं बनाता हूँ फॉर एग्जांपल ये डॉर्सल हार्न, ये फॉर एग्जांपल L5 का लेवल है। तो यहाँ पर हमारे पास लोअर लिम्ब से जो फाइबर्स आ रहे होंगे, आएंगे, तो यहाँ से जाहिर सी बात है ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन हो गया, यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन से पास होके डॉर्सल हार्न में आ गए। यहाँ से हमारे पास जो लोअर लिम्ब के जो हमारे पास फाइबर्स होंगे वो मीडियली इस तरह से मूव कर रहे होंगे, बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे एग्जाम साथ में। तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इस बंडल्स को, इसको हम नाम दे रहे होते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस। एक हमारे पास ये राइट साइड पे होता है, इसी तरह लेफ्ट साइड से भी एक फेसिकुलस ग्रेसिलस होता है जो कि दरमियान में मूव कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर चल जाते जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम में, ये L5 है, फिर L4 के लेवल पे इस तरह फाइबर्स लेटरली ऐड होते जाएंगे, ठीक है। लोअर लिम्स के फाइबर्स मीडियली प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं तो अपर लिम्स और ट्रंक के लिए फाइबर ऐड होते जाते हैं लेटरली, ठीक है। तो यहाँ पर C8 के लेवल पे जो फाइबर्स होंगे वो लेटरली प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे इस साइड से भी, इस साइड से भी। यहाँ पर डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है। तो ये जो फेसिकुलस होगा, यहाँ पर जो फाइबर्स होंगे ये लेटरली, इसको हम नाम देंगे फेसिकुलस क्यूनियटस, ये अपर लिम्ब के लिए। और ग्रेसिलस जो दरमियान में आ रहे हैं, यहाँ पर भी वो आएंगे, दरमियान में गुजर रहे होंगे ये फेसिकुलस ग्रेसिलस, तो वो लेग्स के लिए होते हैं। सेम इसी तरह ये जो फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन अभी तक जा रहे हैं सारा, ये जाके एंड होंगे कहाँ पर? लोअर मेडुला में। लोअर मेडुला में वहाँ पर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस ग्रेसिलस होंगे दरमियान में, और साइडों पे क्यूनियटस होंगे। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं? मैंने आपको कहा था कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं न्यूरॉन के, सेल बॉडीज़ का। तो फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन जाके इन न्यूक्लियाई में एंड हो जाएगा, और इस न्यूक्लियस में सेकेंड आर्डर न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ होंगे। वहाँ से फिर ये फाइबर्स असल में क्रॉस करते हैं इस तरह अपोजिट साइड पे। अब ये जो फाइबर्स क्रॉस कर रहे हैं इनको हम नाम दे रहे थे इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। तो ये जब क्रॉस हो गए अपोजिट साइड पे जाके ये हमारे पास फिर से एक बंडल बनाते हैं, उस बंडल को हम नाम दे रहे होते हैं मीडियल मेनिस्कस। तो ये बात याद रखें कि हमारे पास डॉर्सल कॉलम के जो फाइबर्स होते हैं वो इसी लेटरली मूव कर रहे होते हैं अप टू द लोअर मेडुला। उसके बाद वो अपोजिट साइड पे जाते हैं और उनका सेकंड आर्डर न्यूरॉन न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनियटस से निकलता है, जाके थैलेमस में एंड होगा। थैलेमस से थर्ड आर्डर न्यूरॉन रेडिएशन की फॉर्म में, कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में जाके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा। तो इसके ये सारा मैंने आपको समझा दिया। तो ग्रेसिलस लोअर लिम्ब के लिए, क्यूनियटस अपर लिम्ब के लिए। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का काम क्या है? क्रूड टच एंड प्रेशर। और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का काम है पेन एंड टेम्परेचर। अगर ये आपको असेंडिंग पाथवेज हैं ये सारे, ठीक है, डॉर्सल कॉलम है, चाहे एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है, चाहे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है, देखें नाम से जा रहे हैं, स्पाइनल कार्ड से जा रहे हैं, थैलेमस तक जा रहे हैं। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी हमारे पास स्पाइनल कार्ड से जा रहा है, थैलेमस तक जा रहा है। लेकिन डॉर्सल कॉलम को हमने स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक नहीं कहा है, क्यों? क्योंकि वो स्पाइनल कार्ड से डायरेक्ट थैलेमस में नहीं जा रहा, वो स्पाइनल कार्ड से जा रहा है, पहले जाके मेडुला ऑब्लांगेटा में एंड हो जाता है उनका फर्स्ट आर्डर न्यूरॉन। सेकंड आर्डर न्यूरॉन फिर वहाँ से स्टार्ट होके थैलेमस तक जाता है, तो उसको डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम कह रहे हैं। तो ये जो जितने भी पाथवेज हैं ये जा तो हमारे पास स्पाइनल कार्ड से रहे हैं, कहाँ पर? थैलेमस से थैलेमस तक, फिर थैलेमस से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक। तो ये सेंसरी नर्व्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं, सेंसरी पाथवेज हैं, इनको असेंडिंग पाथवेज या असेंडिंग ट्रैक्स भी कहते हैं। ये सेंसेशंस को कैरी कर रहे होते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसका भी मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। फिर है लिगामेंट पायर्स। लिगामेंट पायर्स एट द लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल इज लिगामेंटम फ्लेवा। ये हम लोग जब हमारे पास एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे होंगे या फिर हम लोग
लंबर पंक्चर कर रहे होंगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमने स्पायरेट करना हो, तो उस वक्त हमारे पास जो लिगामेंट लास्ट में हमारे पास पैड्स होता है उसको हम नाम देते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। फिर है लॉस ऑफ 2 पॉइंट्स डिस्क्रिमिनेशन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को कैरी कर रहा है डार्सल कॉलम, फाइन टच को भी वही, वाइब्रेशन को भी। आप किस साइड पे लॉस हुए? लेफ्ट लोअर लिम्स में। लेफ्ट साइड के अगर हमारे पास सेंसेशन लॉस हुए हैं और वो भी किसके? लोअर लिम्स के। तो लोअर लिम्स के अभी अभी हमने पढ़ा था क्या था, फेसिकुलस ग्रेसिलस कैरी कर रहा था। द रीजन एट ब्रेन अफेक्टेड वुड बी, तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास क्या है? फेसिकुलस ग्रेसिलस। मतलब ये कंसेप्ट पूछना चाहता है कि फेसिकुलस ग्रेसिलस किस पार्ट से सेंसेशन को कैरी कर रहा है, क्यूनियटस किस पार्ट से। क्यूनियटस अपर लिम्स का है और ग्रेसिलस लोअर लिम्स का है, ठीक है। तो लोअर लिम्ब, अगर अपर लिम्ब आया होता तो फिर आपने फेसिकुलस क्यूनियटस करेक्ट करना था। फिर उसके बाद है ऑन हिस्टोलॉजी शोज हमारे पास क्या है? फ्लास्क शेप्ड सेल्स मल्टीपल डेंड्रेटिक साइनेप्स हैं इन। आप ये फ्लास्क शेप्ड सेल्स आपको पता है सेरिबेलम में होते हैं। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जेनिकुलेट गैंग्लियन, सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो इसका आंसर है सेरिबेलर कॉर्टेक्स, वहाँ पर फ्लास्क शेप्ड सेल्स होते हैं। व्हाट विल हैपन ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आपको पता है क्या? स्पास्टिक पैरालिसिस होती है। तो फ्लैसिड पैरालिसिस पर लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन्स में हो रहा था। अब यहाँ पर देखें इसका आंसर क्या है? एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्सेस। हाँ, ये भी होता है, रिफ्लेक्सेस क्या हो जाते हैं? एग्जेजरेट हो जाते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, लेकिन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में रिफ्लेक्सेस डिमिनिश हो जाते हैं। और साथ में अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिक पैरालिसिस हो रही थी, लोअर मोटर न्यूरॉन में फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। अपर अच्छा, फिर लोअर मोटर न्यूरॉन में मसल एट्रोफी भी होती है। क्यों? क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो चुका है। फिर ए पेशेंट हेड इज टर्न टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट विच पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व दिस। अच्छा, ये होते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सेस। हेड और नेक के रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं इन रिस्पॉन्स टू विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलाई। मतलब एक बंदा है, सीधा जा रहा है, पीछे से आवाज़ आती है, पीछे से आवाज़ आई तो ये ऑडिटरी स्टिमुलस है। तो ऑडिटरी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हमारे हेड और नेक की मूवमेंट होती है पीछे की तरफ। जब वो मूवमेंट हो गई तो ये हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्स मूवमेंट है। इन रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सुपीरियर और इन्फीरियर कॉर्टिकुलस। तो ऑडिटरी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में अगर हमारी हेड और नेक की मूवमेंट होती है तो उसको कंट्रोल कर रहा होता है इन्फीरियर कॉर्टिकुलस। और अगर विजुअल स्टिमुलाई हमारे पास, मतलब मैं जा रहा हूँ, पीछे से लाइट लगती है, तो अभी मैं क्या करूँगा? उस लाइट को मैंने देखना है, ठीक है। विजुअल स्टिमुलस है, ठीक है। तो विजुअल स्टिमुलस हमारे पास क्या है? उसके नतीजे में अगर हेड और नेक की रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हों तो उसको कंट्रोल कर रहा है सुपीरियर कॉर्टिकुलस। तो यही पूछ रहा है ना कि हेड की और नेक की मूवमेंट हुई है, रिफ्लेक्स मूवमेंट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब ये नियर बाय ऑब्जेक्ट असल में वो वाला नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं है जैसे वो अकोमोडेशन में होता है कि फोकस करना होता है नियर बाय, या आपने मतलब साइडों पे या पीछे की तरफ आपने कोई चीज़ देखना हो, ठीक है, तो उसको फिर हम नाम देते हैं रिफ्लेक्स सुपीरियर कॉर्टिकुलस, उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉर्टिकुलस क्या करते हैं? रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुला, ये इनका फंक्शन है। फिर स्ट्रक्चर कनेक्ट्स हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस। तो हिप्पोकैम्पस से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं हाइपोथैलेमस तक, उसको हम लोग नाम दे रहे थे फॉर्निक्स। और यही फॉर्निक्स तो डिवाइड कर रहा था हाइपोथैलेमस को, क्या है, मीडियल एंड लेटरल में। ये मैंने आपको हाइपोथैलेमस में आपको डायनसेफलान में आपको समझा दिया था कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है? हाइपोकैम्पस है। और ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस है। ये लेफ्ट साइड का हाइपोथैलेमस है, ये राइट साइड का हाइपोथैलेमस है, दरमियान में क्या था? थर्ड वेंट्रिकल था। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? इस हिप्पोकैम्पस से फाइबर्स आ रहे होते हैं, इस तरह से इंटर हो रहे हैं इसके मिड में। ये अब इन फाइबर्स को हम नाम दे रहे होते हैं फॉर्निक्स। सेम इसी तरह इस साइड भी हमारे पास आ रहे होते हैं ये फाइबर्स। अब ये जो फॉर्निक्स जहाँ पर इंटर हो रहा होता है, अब ये असल में इस तरह है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हैंड क्या है? ये हाइपोथैलेमस है। अब ये मिडिल फिंगर वाले एरिया में यहाँ पर समझें क्या आ रहे हैं? हमारे पास फॉर्निक्स के फाइबर्स एंटर हो रहे हैं। तो मिडिल फिंगर के एरिया के इस साइड, ये जो इंडेक्स फिंगर और थंब रह गया, तो इसको हम नाम देंगे मीडियल हाइपोथैलेमस। ये फॉर एग्जांपल राइट हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो ये मीडियल हाइपोथैलेमस हो गया, और जो मिडिल फिंगर के लेटरली जो प्रेजेंट है उसको लेटरल हाइपोथैलेमस कहते हैं। तो ये फॉर्निक्स जहाँ पर एंटर हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं। अब ये वाला साइड क्या हो गया? मीडियल हाइपोथैलेमस, वो वाला साइड
क्या, लेटरल हाइपोथैलेमस। सेम इसी तरह ये मीडियल, ये लेटरल हाइपोथैलेमस। तो उसकी बेस पे हम डिवाइड कर रहे थे इनको। तो ये फॉर्निक्स क्या होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, वाइट फाइबर्स होते हैं जो कि हाइपोकैम्पस से हाइपोथैलेमस के पास आ रहे होते हैं, फॉर्निक्स। फिर है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक लाइज इन। अब देखें सेंसरी पाथवेज के लिए, अब देखें सेंसरी पाथवे के लिए हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है, फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का पूछ रहा है। अब देखें जो हमारे पास ये देखें, मैं यहाँ पर आपको बना के देता हूँ, स्पाइनल कार्ड आपको बना के देता हूँ। ये स्पाइनल कार्ड का हमारे पास डार्सल हार्न है फॉर एग्जांपल, ये डार्सल हार्न हो गए और ये एंटीरियर हार्न हो गए, ठीक है, ये एंटीरियर हार्न हो गए, ये डार्सल हार्न है, ये एंटीरियर या वेंट्रल हार्न है। अब इस डार्सल हार्न में हमारे पास सेंसरी नर्व इंटर हो रहा होता है, यहाँ पर डार्सल रूट गैंग्लियन होता है, उसके अंदर ये सेल बॉडीज होते हैं न्यूरॉन के। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ से आ रहा है, रिसेप्टर से। ये स्पाइनल कार्ड में इंटर होता है, जब इंटर हो गया तो अपवर्ड मूव करता है, एंड नहीं होता जाके लोअर मेडुला में, जब एंड होगा तो ये हमारे पास क्या है, डार्सल कॉलम का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन हो गया। अब यहाँ पर ये डार्सल कॉलम का नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं किसका, सॉरी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का। तो डार्सल कॉलम का जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मैंने कहा था, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनियटस में प्रेजेंट होते हैं। अब जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स होते हैं वो भी सेम इसी तरह यहीं से आ रहे होते हैं, यहीं से डार्सल हार्न से आ रहे होते हैं, लेकिन फिर जब यहाँ पर आके एंड होते हैं, जैसे डार्सल हार्न में एंटर होंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड हो गया, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का सेल बॉडी प्रेजेंट है। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का एक्सॉन एंड हो गया, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का क्या है, सेल बॉडी है। अब इस एरिया को हम नाम दे रहे होते हैं, यहाँ पर एक नहीं कई हमारे पास जितने भी एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के लिए जो फाइबर्स एक्सॉन्स आ रहे होंगे उन सब के लिए यहाँ पर वो सब आके एंड हो जाते हैं यहाँ पर। फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सबके लिए प्रेजेंट होते हैं, उनके सेल बॉडीज प्रेजेंट होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स के। ये हमारे पास, तो इस एरिया को हम क्या नाम दे रहे थे, सब्सटेंशिया जिलाटिनोजा, ठीक है। यहाँ से फिर वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इस तरह एंटीरियरली जाके अपवर्ड मूव करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड हो गया, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का सेल बॉडी सब्सटेंशिया जिलाटिनोजा में है, और फिर फाइबर्स यहाँ से अपवर्ड मूव करते हैं, अपवर्ड मूव करके कहाँ पे जाते हैं, अच्छा सेम साइड पे भी नहीं, ये फाइबर्स क्या है, अपोजिट साइड के, ठीक है, मतलब राइट वाले फाइबर्स लेफ्ट साइड के एंटीरियर पोर्शन में आके फिर अपवर्ड मूव करेंगे, और वहाँ पर जाके फिर थैलेमस में जाके सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड होगा, और थैलेमस में थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के सेल बॉडीज प्रेजेंट होंगे। तो ये पूछ रहा है कि सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का, तो वो है सब्सटेंशिया जिलाटिनोजा। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का सेल बॉडी सब्सटेंशिया जिलाटिनोजा में, ठीक है। एक्सॉन तो पूरे स्पाइनल कार्ड में मूव कर रहा होता है थैलेमस तक। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लाइज इन सब्सटेंशिया जिलाटिनोजा एंड एंड इन थैलेमस, ठीक है। फिर है, अच्छा इसका काम क्या था, क्रूड टच को कैरी कर रहा था। फिर है पेशेंट हमारे पास प्रेजेंटेड विद पैरालिसिस ऑफ राइट लिम्ब एंड राइट लोअर फेस। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि राइट लिम्ब और राइट लोअर फेस अगर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हमारे पास राइट लोअर फेस अगर इन्वॉल्व होगा तो वो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन को बता रहा है, और राइट लिम्ब अगर हमारे पास इन्वॉल्व है इसका मतलब लेफ्ट साइड ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स फोर ब्रेन या लेफ्ट साइड का इंटरनल कैप्सूल में डैमेज हुआ है। तो एलॉन्ग विथ होमोनाइमस हेमिनोपिया, तो होमोनाइमस हेमिनोपिया भी हुआ है, मतलब राइट लोअर फेस है और राइट होमोनाइमस हेमिनोपिया है और राइट लिम्ब हमारे पास पैरालाइज है। तो लीजन पूछ रहे हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर है इंटरनल कैप्सूल। लेकिन कल हमने यही ऑप्शन पढ़ा था, यही एमसीक्यूज पढ़ा था, उसमें आंसर था फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन भी ठीक है, इंटरनल कैप्सूल भी ठीक है, क्योंकि फोर ब्रेन में भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में भी वही होते हैं, और वो जब नीचे आते हैं तो इंटरनल कैप्सूल से पास हो रहे होते हैं, तो ये भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। तो इंटरनल कैप्सूल यहाँ पे करेक्ट है, अगर फोर ब्रेन दिया होता तो उसको आप करेक्ट करते हैं। फिर है क्रिटिकल टेक्टाइल सेंसेशन कैरीड बाय, क्रिटिकल इनका मतलब होता है फाइन टच के सेंसेशन। तो फाइन टच के सेंसेशन को वेंट्रल हार्न तो कैरी नहीं करता, क्योंकि उसमें हमारे पास उससे मोटर नर्व्स इनर निकल रहे होते हैं। डार्सल हार्न में सिर्फ हमारे पास टेक्टाइल सेंसेशन के वो प्रेजेंट नहीं होते, उसके उसमें और भी बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर वाइट कॉलम या डार्सल वाइट कॉलम, उसका फंक्शन होता है वो कैरी कर रहा होता है किसको, फाइन टच के सेंसेशन को। तो इसका आंसर सी है। अब एक्सप्लेनेशन के पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। अब देखें क्रिटिकल टच के लिए क्या है, डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम है, या पोस्टीरियर कॉलम भी इसको कह रहे हैं, लेकिन क्रूड टच के लिए एंटीरियर कॉलम है या एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है।
फिर है पेशेंट प्रेजेंटेड विद वीकनेस ऑफ स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड एंड ट्रेपेजियस मसल। अब आपको पता है स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड एंड किस में होता है, नेक में होता है, और ट्रेपेजियस मसल शोल्डर्स में होता है। तो ये जो फाइबर्स, ये जो मसल्स अगर हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनकी वीकनेस होगी, तो इन मसल्स को इनर्वेट कर रहा था क्रेनियल नर्व 11 एक्सेसरी नर्व, ठीक है। तो इसका मतलब वो डैमेज हुआ है। अच्छा, टू क्लोज हिज आई, अच्छा क्लोज भी नहीं कर सकता पेशेंट। उसके बाद श्रग हिज शोल्डर, शोल्डर की श्रगिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेपेजियस मसल का काम होता है शोल्डर को श्रग करना। स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड मसल का काम होता है कि हेड को दूसरी तरफ वो करवाना, रोटेट करवाना, मूव करवाना। विद वीकेंड प्लेट एलिवेशन, आप सॉफ्ट प्लेट को, और नाइन्थ नर्व आपको पता है, और टेंथ नर्व उसको, नाइन्थ नर्व वो इनर्वेट कर रहा होता है। और एब्सेंट गैग रिफ्लेक्स, तो ये गैग रिफ्लेक्स भी नाइन्थ एंड टेंथ नर्व्स होते हैं इसमें इन्वॉल्व। और हार्सनेस ऑफ वॉइस है, ये भी टेंथ नर्व का रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज है, मतलब जो कि वाइगस नर्व का वो है, ब्रांच है। फिर लेजन इज लोकेटेड, तो मतलब नाइन्थ नर्व, टेंथ नर्व और साथ में 11th नर्व डैमेज है। ये जो अनएबल टू क्लोज हिज आई, ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ है, ये जो है 7th नर्व भी डैमेज है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास कौन से एरिया में लीजन है। सेरिबेलोपोंटाइन एंगल, सेरिबेलोपोंटाइन एंगल में तो हमारे पास क्या होता है, 5th 6th 7th 8th होते हैं, 9th 10th वहाँ पे नहीं होते, तो इस वजह से ये वाला हमारे पास नहीं है। फिर मेडुला, मेडुला में तो फिर हमारे पास क्या होते हैं, 9th 10th 11th होते हैं। तो मेडुला भी ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया है, फिर जुगुलर फोरामिन, सबसे बेस्ट जो है जुगुलर फोरामिन, वहाँ से ये सारे पास हो रहे होते हैं ये नर्व्स। तो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ 9, 10 एंड 11 नर्व लीजन है, ठीक है। प्रेजेंट विद व्हेन पासिस थ्रू, हमारे पास जुगुलर फोरामिन से पास हो रहे थे, तो वहाँ पर जब कंप्रेस होते हैं या लीजन वहाँ पे हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ये साइन एंड सिम्टम्स अपेयर्स होते हैं। अच्छा, फिर पेशेंट विद, वैसे अगर ये नहीं होता जुगुलर फोरामिन, तो आप मेडुला भी करेक्ट कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर भी 9th 10th 11th सारे होते हैं, लेकिन वहाँ पर 12th भी होता है। पेशेंट विद राइट साइडेड हेमिप्लेजिया, पेशेंट को राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है, लेकिन लेफ्ट साइड का पेन एंड टेम्परेचर लास्ट है। अब राइट साइड की बॉडी की पैरालिसिस हो चुकी है, लेकिन पेन एंड टेम्परेचर किस साइड का लास्ट है, लेफ्ट साइड का, लेकिन क्या बिलो T8। वाइल राइट साइड का, राइट साइडेड प्रोप्रियोसेप्शन है, राइट साइड के प्रोप्रियोसेप्शन एंड टच सेंसेशन लॉस हो गए हैं, मतलब राइट साइड का डार्सल कॉलम लॉस हो रहा है बिलो T10, और लेफ्ट साइड का हमारे पास क्या है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट लॉस हो रहा है, और राइट साइड पे हेमिप्लेजिया भी हो रहा है। तो लीजन कहाँ पे है या काज क्या है, तो यहाँ पर क्या है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन एट T8, हेमी सेक्शन एट T8, हेमी सेक्शन बिलो T11, क्वाड आइक्वेना सिरिंजोमिलिया। तो इसमें आंसर है बी, हेमी सेक्शन एट T8। अब ये मैंने आपको डिटेल से समझाए थे असेंडिंग ट्रैक्स में, वहाँ पर आपको आपने देख ले, वहाँ वो देख लें लेक्चर, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा, आपको समझ आ जाएगी। देखें, फिर भी मैं ब्रीफली यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखें, ये इस तरह होता है, ये हमारे पास क्या है, डार्सल हार्न है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के, और ये हमारे पास एंटीरियर या वेंट्रल हार्न है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कौन सा लेवल है, T8 का लेवल है। अब यहाँ पर फाइबर्स आ रहे हैं, सेंसरी फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स यहाँ पर जो आ रहे हैं वो यहीं पे मूव कर रहे हैं। ये कौन से फाइबर्स हैं, डार्सल कॉलम के, ठीक है। अब जो फाइबर्स आ रहे होते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वो यहाँ पर जब आ गए, ठीक है, एंड हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे अगला नर्व स्टार्ट हो रहा है, वो अपोजिट साइड पे जा रहा है, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है, अपोजिट साइड पे चला गया। अब अगर ये T8 का लेवल डैमेज होगा, ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा, वो भी आधा, हेमी सेक्शन का मतलब आधा, ये वाला साइड नहीं, तो देखें ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो गया, ये जो डार्सल कॉलम है वो डैमेज हो गया। तो एट द लेवल ऑफ लीजन क्या क्या लॉस होगा, डार्सल कॉलम जब वो हो गया तो फाइन टच लॉस हो गया, प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गया, वाइब्रेशन है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन सारे लॉस हो जाएंगे। तो इप्सिलेटरल लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, डार्सल कॉलम के, और इप्सिलेटरल लॉस ऑफ टच पेन टेम्परेचर। इस वजह से वो बोल रहा है कि लीजन के लेवल पे तमाम सेंसेशन लॉस, जब भी हेमी सेक्शन होगा, तो जहाँ पर हेमी सेक्शन होगा उस लेवल पे इप्सिलेटरल जो सेंसेशन होंगे वो तमाम लॉस हो जाएंगे, ठीक है। साथ साथ अब T8 के नीचे, अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ T9, ये फॉर एग्जांपल T9 का लेवल है। अच्छा, यहाँ से फिर हमारे पास आपको पता है ये वेंट्रल हार्न, अब ये सारा एरिया डैमेज है, यहाँ से हमारे पास लोअर मोटर न्यूरॉन भी निकल रहा है, इस लोअर मोटर न्यूरॉन ने सप्लाई करना होता है मसल्स को राइट साइड के, तो राइट साइड के मसल्स भी सारे डैमेज हो जाएंगे। तो एट द लेवल ऑफ लीजन, एट द लेवल ऑफ लीजन क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के साइन भी होंगे। एट द लेवल ऑफ लीजन तमाम सेंसेशन भी लॉस हो जाएंगे, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एट लेवल ऑफ लीजन।
सिर्फ T8 नहीं, किसी भी जगह पे अगर हेमी सेक्शन होगा तो उस लेवल पे तमाम सेंसेशन लॉस होंगे। क्यों? क्योंकि डॉर्सल कॉलम वाले फाइबर्स वो भी डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि आधा डैमेज हो रहा है ना, और साथ में जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है या इंटीरियर है वो भी हमारे पास फाइबर यहीं से गुजर रहे हैं, तो ये जगह डैमेज है, तो उस लेवल पे वो सेंसेशन भी कैरी नहीं कर पाएंगे पेन टेम्परेचर के, और साथ में लोअर मोटर न्यूरॉन भी, क्योंकि ये एरिया डैमेज है। फिर हमारे पास क्या है, ये अभी मैं T9 का लेवल बना रहा हूँ, यहाँ से आ रहा है ये डॉर्सल कॉलम का। अब जाहिर है ऊपर वाला एरिया डैमेज है, तो ये फाइबर्स अगर ठीक ठीक भी होंगे तो ऊपर सेंसेशन कैरी नहीं कर पाएंगे, दरमियान में ये कट है, डैमेज है, तो इस वजह से बिलो द लेवल ऑफ लीजन क्या होगा, टच सॉरी फाइन टच वाइब्रेशन वगैरह ये लॉस होंगे। तो इसी लेटरल लॉस ऑफ टच सॉरी फाइन टच है, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन बिलो द लेवल ऑफ लीजन। अच्छा, और क्या होगा, और हमारे पास होगा कंट्रा लेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर होगा। वो कैसे, मतलब इस साइड का जो ये हमारे पास ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, ये फाइबर्स आ रहे हैं, ये किसके फाइबर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास एंटीटीजर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के। तो यहाँ से लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर्स यहाँ पर जब जाएंगे तो इसने यहाँ पर अपवर्ड मूव करना होता है। अब जब अपवर्ड वो मूव कर रहा है, लेकिन ऊपर हमारे पास क्या है, ये वाले फाइबर्स यहाँ तक तो ठीक है, ऊपर ये वाला सारा एरिया डैमेज है, सारी फाइबर्स डैमेज है, तो ये सेंसेशन ऊपर नहीं जाएंगे, तो कंट्रा लेटरल अपोजिट साइड के टच पेन टेम्परेचर भी लॉस हो जाएंगे। तो यही बात ये पूछ रहा है, ठीक है, यही इसने एक्सप्लेनेशन में सारा दिया हुआ है कि हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड अगर होगा तो क्या क्या फाइंडिंग्स होंगे। इप्सी लेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एट द लेवल ऑफ लीजन, ये मैंने आपको समझा दिया। इप्सी लेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन साइन होंगे एट द लेवल ऑफ लीजन, समझा दिया। इप्सी लेटरल अपर मोटर न्यूरॉन साइंस भी होंगे बिलो लेवल ऑफ लीजन। क्यों? क्योंकि वो अपर मोटर न्यूरॉन ने T8 से नीचे जाना था, लेकिन T8 के लेवल पे वो सारे न्यूरॉन्स क्या हैं, जब डैमेज हो गए तो अपर मोटर न्यूरॉन T9 T10 T12 वहाँ नीचे नहीं सेंसेशन को कैरी नहीं कर पा रहे, तो बिलो द लेवल ऑफ लीजन तमाम अपर मोटर न्यूरॉन साइंस प्रेजेंट होंगे। फिर एप्सिलेटर लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन टू पट, ये मैंने आपको समझा दिया। डॉर्सल कॉलम डैमेज हो रहा है, कंट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, क्रूड टच वगैरह हो रहा है बिलो द लेवल ऑफ लीजन ड्यू टू स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक डैमेज। ये अगर फिर भी आपको समझ नहीं है तो आपने देख लेना है, वो टॉपिक लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पेन टेम्परेचर एंड क्रूड टच को फ्रॉम द फेस इज कैरीड बाय, अच्छा ये फेस की बात करें, बॉडी से जो पेन टेम्परेचर को कैरी कर रहा था लेटरल ट्रैक, और क्रूड टच को एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और फाइन टच को डॉर्सल कॉलम। लेकिन फेस की बात कर रहा है तो फेस से हमारे पास ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक होता है, वो कैरी कर रहा होता है इन सेंसेशंस को, ठीक है। फिर है कार्पस स्ट्राइटम कॉन्टेंस। अब ये जो बेजल गैंग्लिया के पार्ट्स हैं, ये मैंने आपको एक लेक्चर में डिटेल से समझाया था, बेजल गैंग्लिया में कार्पस स्ट्राइटम वगैरह। तो कार्पस स्ट्राइटम है, क्या क्या उसमें आता है, उसमें क्वाड्रेट प्लस प्यूटामिन, क्वाड्रेट प्लस लेंटिफॉर्म, तो उसमें क्वाड्रेट प्लस लेंटिफॉर्म आता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये मैंने आपको सारे डिटेल से समझाए थे, अगर आपने नहीं देखें तो देख लें, आपको मैं ब्रीफली समझा देता हूँ कि ये हमारे पास होता है क्या, सॉरी, इस तरह से प्रेजेंट होता है क्या, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इसको कह रहे होते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंस की तरह का इसका शेप होता है ना, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। ये इसका आउटर पार्ट है, इसको प्यूटामिन कहते हैं, ये जो इनर पार्ट है इसको ग्लोबस प्लाइडस कहते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, क्वाड्रेट न्यूक्लियस, ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस हो गया, ये प्यूटामिन हो गया, ये ग्लोबस प्लाइडस हो गया, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या नाम देते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो क्वाड्रेट न्यूक्लियस प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, कार्पस स्ट्राइटम। लेकिन क्या है, आजकल नियोस्ट्राटम का हम लोग जिक्र करते हैं, जिसमें क्वाड्रेट न्यूक्लियस आ गया, साथ में क्या आता है, साथ में सिर्फ ये वाला ही पोर्शन आ जाता है, ये प्यूटामिन को काउंट करते हैं, तो क्वाड्रेट प्लस प्यूटामिन अगर सिर्फ आ जाए तो इसको हम नाम दे रहे होते हैं नियोस्ट्राटम, मतलब ग्लोबस प्लाइडस को काउंट नहीं करते हैं। फिर ग्लोबस प्लाइडस को मजीद हम दो में डिवाइड कर रहे थे, ये एक एक्सटर्नस है ग्लोबस प्लाइडस, और ये ग्लोबस प्लाइडस इंटरनस है। तो यही चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है। नियोस्ट्राटम है क्वाड्रेट प्लस प्यूटामिन है, कार्पोस्ट्राटम है क्वाड्रेट प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, पेलियोस्ट्राटम सिर्फ ग्लोबस प्लाइडस को कहते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ग्लोबस प्लाइडस प्लस प्यूटामिन है। तो ये इस लेक्चर में इतना काफ़ी है, अगले लेक्चर में फिर हम आगे पढ़ेंगे। जो चीज़ समझ नहीं आई वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।